हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समुत्पाद वक्र। आइसो प्रोडक्ट कर्व के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। साथ ही साथ एक और टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है ना, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को भी पढ़ेंगे और जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं MRTS। MRTS क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है अक्सर ही क्वेश्चन, तो आपको पढ़ना चाहिए, लास्ट तक पूरा देखना चाहिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं समुत्पाद वक्र की। और एक्चुअली में अगर आपने तटस्थता वक्र के बारे में पढ़ लिया है, तटस्थता वक्र को हम उदासीनता वक्र या फिर अनाधिमान वक्र के नाम से भी जानते हैं, तो ये सेम टू सेम वैसा ही है, बस अंतर यह है तटस्थता वक्र हमेशा उपभोक्ताओं के विभिन्न संयोगों की बात करता है, जबकि समुत्पाद वक्र उत्पादकों के संयोगों की बात करता है। कैसे? तटस्थता वक्र बताता है कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, जबकि समुत्पाद वक्र जो होता है, ठीक ना, समुत्पाद वक्र उत्पत्ति के किन्हीं दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जिनसे उत्पादन की एक समान मात्रा प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर यह बताया जाता है तटस्थता वक्र में कि उपभोक्ता किन्हीं दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को जिससे उसकी समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसमें से किसी विशेष संयोगों पर वो जो है बल नहीं देता है, उसके लिए सभी समान होते हैं। इसी प्रकार से समुत्पाद वक्र बताता है कि उत्पादन के किन्हीं दो साधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जा सके और उपयोग के ऐसे संयोग होता है जिससे समान मात्रा का उत्पादन किया सके। चाहे कोई भी संयोग उत्पादन करे तो उत्पादन की जो मात्रा होती है वो हमेशा एक जैसी होती है, ना घटती है ना बढ़ती है। इसी चीज़ को प्रोफेसर बिलास ने अपने शब्दों में कहा है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सही है लगभग, कि समुत्पाद रेखाएं दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिनकी सहायता से एक फर्म वस्तु की एक समान मात्रा को उत्पादन कर सकती है। ठीक है ना, मान लीजिए उत्पादकों के पास जो साधन है, दो साधन है X और Y। मान लो X श्रम है और Y जो है पूंजी है, तो इन दोनों के प्रयोग की हो सकता है श्रम का प्रयोग अगर ज़्यादा करे तो पूंजी का कम करेगा, पूंजी का ज़्यादा करेगा तो श्रम का कम करेगा। लेकिन जैसा भी हो, जो उत्पादन की जो मात्रा है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। आप इन दोनों साधनों का जैसा चाहे वैसा अनुपात बनाइए, लेकिन आपकी जो उत्पादन की मात्रा जो है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। तो इन एक जैसी मात्रा होने के लिए जो भी संयोग तैयार होंगे उत्पादन के साधनों की, उन संयोगों को दर्शाने वाला जो वक्र होता है, उन संयोगों को दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं, उन्हीं रेखाओं को हम समुत्पाद वक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब समुत्पाद वक्र को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि समुत्पाद वक्र की मान्यताएं क्या है, कहाँ कहाँ, ठीक है, कौन कौन से कंडीशन है जिन कंडीशन में समुत्पाद वक्र जो है हम एक्सप्लेन कर सकते। सबसे पहली बात तो है कि यहाँ हमेशा उत्पादन के दो साधनों का प्रयोग करते हैं। ये माना जाता है कि उत्पादन के जो प्रमुखता दो साधन है, ठीक है, दो साधनों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, उत्पादन की जो तकनीक होती है वो स्थिर होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो उत्पादन की तकनीक का प्रयोग हम पहले करते हुए आते हैं उसी तकनीक का प्रयोग होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। उत्पादन के साधन विभाज्य होते हैं। विभाज्य का मतलब होता है उत्पादन के जिन भी साधनों का हम प्रयोग करते हैं उन साधनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर प्रयोग किया जा सकता है। और लास्ट, उत्पादन के जो भी साधन है उन साधनों का कुशलतम प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, कैसा प्रयोग होना चाहिए? कुशलतम प्रयोग होना चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो तकनीक है ऐसी तकनीक का प्रयोग करना होता है कि जिससे साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो सके। तो ये इस कंडीशन में हमारा समुत्पाद वक्र काम करता है। अब थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते समुत्पाद वक्र होता है क्या एक्चुअली में। जैसे उदाहरण है, ये है दो साधन X जिसको हम बोलेंगे श्रम, साधन Y जिसको बोलते हैं पूंजी। अगर दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, दोनों का प्रयोग करते हैं, उत्पादन होना है कितना? चावल के 100 कुंतल का। तो जब श्रम की
1 इकाई का प्रयोग करते हैं तो ऐसे में पूंजी की 15 इकाई का प्रयोग होता है और उत्पादन होता है 100 कुंटल चावल। अब क्या है, श्रम की इकाई को बढ़ाया हमने, 2 से कर दिया 1, तो पूंजी की इकाइयाँ क्या करनी पड़ेगी, कम, क्योंकि हमारे पास उत्पादन उतना ही होना है, उससे कम या ज़्यादा नहीं करना है, 100 इकाइयाँ ही 100 कुंटल ही प्रयोग करना है। तो ऐसे में दोनों को बढ़ा नहीं सकते। अगर आपने श्रम को बढ़ाया है तो पूंजी को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर और बढ़ाया और कम करना पड़ेगा, लेकिन उत्पादन की इकाइयाँ हमेशा कैसी रहेंगी, एक जैसी रहेंगी। अब यहाँ पर काम क्या करता है, श्रम की तकनीकी सीमांत दर, ठीक है ना, श्रम की तकनीकी सीमांत दर, इसका मतलब ये हुआ कि पूंजी की 3 इकाइयों में कमी करने से श्रम की 1 इकाइयों में वृद्धि होती है। श्रम की पूंजी की 2 इकाइयों की कमी से श्रम की 1 इकाई में वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर 1 इकाइयों की कमी से 1 इकाई की वृद्धि होती है। जब इसको हम ग्राफ के रूप में शो करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर हम करेंगे साधन ये हो गया x और ये हो गया पूंजी साधन y। साधन x की जब 1 इकाई है तो पूंजी की कितनी इकाई है, 15, यानी कि ठीक ये वाला पॉइंट। 2 पर है कितना, 12, 3 पर कितना है, 10, 4 पर कितना है, 9, ये वाला। अब इससे क्या होता है, एक इस तरह से लाइन बनती है ये। अब ये जो वक्र बना है हमारा, इस वक्र को हम बोलेंगे समोत्पाद वक्र। समोत्पाद वक्र, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न संयोगों को हमने दर्शाया है। अब ये जो संयोग दर्शा रहा है, इस संयोग के को की जो रेखाएं देखिए ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई है। ये इसलिए है क्योंकि एक साधन में वृद्धि होती है तो दूसरे साधन में कमी होती है। ठीक उसी तरह से है जिस तरीके से आपने तटस्थता वक्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समोत्पाद वक्रों की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, समोत्पाद वक्र उत्पादन के हमेशा एक स्थिर स्तर को बताता है कि उत्पादन की एक स्थिर मात्रा का ही उत्पादन होता है, ना उसको कम करते हैं ना उसको बढ़ाते हैं। ठीक, समोत्पाद रेखाओं का ढलान हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, अभी मैंने बताया ये ढलान ऊपर से नीचे गिरता हुआ ही आएगा, क्योंकि एक में वृद्धि दूसरे में कमी होती है। और जहाँ पर भी ऋणात्मक संबंध होता है वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर ही होगा। समोत्पाद रेखा मूल बिंदु को प्रति उन्नतोदर होता है। इसलिए होता है कि यहाँ पर कभी भी किसी भी साधन का प्रयोग शून्य नहीं किया जाता है। दोनों साधनों का प्रयोग होता हो सकता है एक कम एक ज़्यादा। ऐसी स्थिति में ये ऊपर से नीचे की ओर उन्नतोदर होता है, मतलब जो मूल बिंदु है उससे विपरीत दिशा में भागता हुआ नजर आता है। समोत्पाद रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं करते। अगर मान लीजिए एक ही उत्पाद के विभिन्न साधनों के विभिन्न प्रयोग से रिलेटेड आपको उत्पादन बनाना है, तो अगर जिस तरह से बनाएं ये कभी भी इस तरह से नहीं होती, ये गलत है। तो हमेशा ये इस तरह से रहेंगी जिस तरह से तटस्थ वक्र काम करती हैं। पैरेलल होती रहेंगी, पैरेलल ना भी हो लेकिन एक दूसरे को कभी विभाजित नहीं करती है। और लास्ट पॉइंट है कि समोत्पाद रेखा जितनी ऊंची होती है उतनी ही अधिक उत्पादन मात्रा को प्रकट करते हैं। ठीक है, यानी कि साधनों का कुशलतम प्रयोग इस प्रकार से होता है, जितना ज़्यादा ऊपर होगा ये उतने ही ज़्यादा ये है किसकी बात करेगा, प्रोडक्शन की बात करेगा। जैसे ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये था समोत्पाद वक्र। अब इसी में एक टॉपिक और था जो आपको समझना था, वो है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, जिसको हम दूसरे नाम साधन प्रतिस्थापन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में साधन x की साधन y के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन सीमा दर का अर्थ होता है कि x साधन की एक इकाई y साधन की कितनी इकाइयों के स्थान पर प्रयोग हो सकती है। मतलब अगर आप दो साधनों का प्रयोग करें x और y, तो अगर y जितना प्रयोग हो रहा है उसकी कंपैरिजन में अगर x को बढ़ाना है तो y की कितनी इकाइयों में कमी करनी पड़ेगी। मान लीजिए x की एक इकाई बढ़ाया तो y की 2 इकाइयों में कमी करनी पड़ेगी, यानी कि एक इकाई के बदले में 2 इकाई की कमी करना ही क्या बोलते हैं, तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर के नाम से जानते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं इजी लैंग्वेज में। दो साधनों के बीच तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर से आशय एक साधन की उस मात्रा से है जिसे कुल उत्पादन के स्तर को पूर्ववत बनाए रखने के लिए, मतलब जैसा पहले है उतना ही रहे,
उत्पादन में कोई परिवर्तन ना हो, दूसरे साधन की मात्रा से प्रतिस्थापित करना होता है। मतलब एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग करना, एक में कमी होता है ताकि दूसरे में वृद्धि हो सके। तो ये जो रेट होता है उसी को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। जैसे दो साधन है एक्स और वाई, बॉय का प्रयोग होता था 15 इकाइयों का और एक्स का 1। अब एक्स की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो बॉय की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। तो अनुपात क्या हुआ, एक्स की 1 इकाई के लिए बॉय की 3 इकाई की कमी करनी पड़ रही है। तो ये है MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। धीरे धीरे जैसे बढ़ा, यहाँ पर 2 इकाई को बदले में 1 इकाई की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 1 इकाई के बदले में 1 इकाई की वृद्धि हो रही है। तो 3 1 2 1 1 1, इसी दर को हम जो बोलते हैं तकनीकी सीमा प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसका कैलकुलेशन छोटे से फार्मूले से किया जा सकता है कि MRTS इक्वल टू साधन बॉय, जिसको बोलते हैं पूंजी की मात्रा में होने वाली कमी तथा श्रम की मात्रा में होने वाली वृद्धि के बीच का अनुपात। दोनों के बीच में क्या अनुपात है, क्या रेशियो है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में MRTS इक्वल टू डेल्टा बॉय, यानी कि बॉय की मात्रा में होने वाली कमी डेल्टा एक्स, एक्स की मात्रा में होने वाली वृद्धि। इसमें कमी होगा तो इसमें वृद्धि होगा, ध्यान रखिएगा। दोनों में एक साथ कमी, दोनों में एक साथ वृद्धि कभी नहीं होती। ठीक है, इस टॉपिक में इसके अलावा कोई भी डाउट रह जाता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। बेल आइकन को दबा के रखिए, आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपका इन्फॉर्मेशन पहले मिलता रहेगा। थैंक यू एवरीवन।